सभी को नमस्ते। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग की इस ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं डॉक्टर सुजाता गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं वितान भाग 2 के प्रथम पाठ मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग पाठ का अध्ययन करेंगे। किसी भी पाठ का अध्ययन करने से पूर्व उसके साहित्यकार या लेखक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले हम मनोहर श्याम जोशी के जीवन से परिचित होंगे, क्योंकि किसी भी लेखक को समझे बिना उसकी कहानी को समझना कठिन होता है। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू किया। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न के धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह है कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजात, कयाप। व्यंग संग्रह है एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा वो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का प्यारो क्या कहना। साक्षात्कार लेख संग्रह बातों बातों में, 21वीं सदी। संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। दूरदर्शन धारावाहिक उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, जिनमें हैं हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जोशी जी ने दूरदर्शन को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। 1982 में जब भारत के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर उनका पहला नाटक हम लोग प्रसारित हुआ, तब अधिकतर भारतीयों के लिए टेलीविज़न एक विलास की वस्तु जैसा था। जोशी जी ने ये नाटक एक आम भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हुए लिखा, इसलिए लोग इससे अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। 1980 के दशक के भारतीय मध्यवर्गीय परिवार व उनके दैनिक संघर्ष और आकांक्षाओं की कहानी है। वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए, रंग कर्म के अच्छे जानकार थे। उन्होंने समाज को एक नया प्रतिबिंब दिखाया। मुझे आज मैथिली चरण गुप्त की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वास्तव में ये पंक्तियां जोशी जी के साहित्य पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। वाईटी मतलब यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार खड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मतलब किशनदास से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चट्टा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते
पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वो उस जमाने को याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वो किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वो बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू ये तो। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मेस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वो नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए कि वो अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6th February 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू, बस इतना ही तो सौदा है। इसमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूं। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है। रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं।
भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। और तो और बस टिकट का खर्च भी दैनिक खर्च नगण्य है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। ये बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वो भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वो घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें ये जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के ये पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वो घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में आती नहीं।
वो कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना संभव है कि जब वो पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वो खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जेनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना। ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका ये भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वो यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभीता हो। अब मेरे कहने से वो सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शानेल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहार से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौस खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में
3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई। बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। ये भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। ये बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहती है, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, वो बच्चों पर ये प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करें। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल की है, किंतु संभव यशोधर बाबू को किशनदा की ये उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं।
जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वो परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो ये है कि वो भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है, वैसे वैसे वो भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट, तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो करते हैं, जैसा करते हैं, करें। हमें तो अब भी इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो न मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झड़का कि ये भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हुआ। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें ये भी ख्याल आया कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सके। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है, और सही कहना है, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का ऐसा कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है? पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों की देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वो उनका पुराने गंवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है।
हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल। गजल हुई और सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल ये बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, ये रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें और साथ ही वो अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। समझे? इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह की वो झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और ये मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy and wise। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने ये देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वो किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है, वो सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांवों में देशी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इसी कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, जन्यों पुन्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है।
यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो ये पद उन्हें क्यों कर मिले? यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन ये भी क्या हुआ कि पूछा ना ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो ना मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, सीजीएचएस डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दे, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कहता तो। इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूं, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का ये क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वो इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ ये? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए ये टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा। ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंप कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से बटे हुए लॉनों को पार कर स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, Y.D. पंत। इस
क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईटी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। इस हिसाब से आज इसे 25 साल पूरे हो जाने चाहिए। मैंने आपके दफ्तर फोन किया, लेकिन शायद आपका फोन खराब था। तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाव भयंकर और छाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA BTech की, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू कर दिया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशनदास कहा करते थे, आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी बात छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घर वाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, somehow I don't like all this, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था, मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे। एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे कि जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा सो से ही है। हाँ हाँ, शुरू में
और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ता पहना और उस पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था, जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटरा लापने पर आमदा से मालूम होते थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली ने उन्हें झिड़कते हुए कहा कि आज के पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे हुए स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वे संध्या करने बैठे थे। वह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर? यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहने रहा जा सकता है? उनकी बेटी चिल्लाई। लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। बाबा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट हैं, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जन, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। जब सवेरे आप दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो यह थी कहानी सिल्वर वेडिंग। बच्चों, अभी तक आपने पाठ का ध्वनि रूपांतरण सुना। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को हम जान लेते हैं। जैसे पाठ का शीर्षक है सिल्वर वेडिंग, जिसका अर्थ है शादी की रजत जयंती, जो विवाह के 25 वर्ष बाद मनाई जाती है। मातहत का मतलब है अधीन, जूनियर्स का मतलब है कनिष्ठ या अधीनस्थ, धृष्टता, अशिष्टता, बाबा आदम का जमाना मतलब पुराना समय, चौंचले, आडंबरपूर्ण व्यवहार, माया, धन दौलत, सांसारिक मोह, गपगपाष्टक, इधर उधर की बेकार की बातचीत, प्रवचन, धार्मिक व्याख्यान, फिक्रा, वाक्यांश, नुक्ताचीनी, छोटी छोटी कमी निकालना। बच्चों, इनका अर्थ आप याद कर लेंगे अच्छे से।
अगर आपको शब्द अर्थ अच्छे से याद हो जाएंगे तो पाठ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं पाठ की मूल संवेदना की ओर। कहानी की मूल संवेदना मुख्य तौर पर पीढ़ियों का अंतराल है, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य आपस में गुथे हुए हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी की रचना मनोहर श्याम जोशी ने की है। इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका सूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने पांव जमाने में किशनदा ने मदद की थी, अतः वे उनके आदर्श बन गए। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन दफ्तर के कर्मचारी मेनन और चड्डा उनसे जलपान के लिए पैसे मांगते हैं, जो वो बड़े ही अनमने ढंग से देते हैं, क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में काम करता है, दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वे विवाह हेतु किसी भी वर्ग को पसंद नहीं करती। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, किंतु परंपरागत संस्कारों के कारण वे दुविधा में हैं। उनकी पत्नी ने स्वयं को बच्चों की सोच के साथ ढाल लिया है। आधुनिक ना होते हुए भी बच्चों के जोर देने पर वे अधिक मॉडर्न बन गई। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं, जो यशोधर बाबू के उसूलों के खिलाफ था। उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है और सुबह दूध लेते जाते समय उसे पहनकर जाने को कहता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बेटे का जरूरत से ज़्यादा तनख्वाह पाना, तनख्वाह की रकम स्वयं खर्च करना, उनसे किसी बात पर सलाह ना मांगना और दूध लाने का जिम्मा स्वयं न लेकर ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाने की बात कहना जैसी बातें यशोधर बाबू को बुरी लगती हैं। जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने उसूलों के साथ अकेला पाते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर बाबू हैं। सभी पात्र उनके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देते हैं। इन पात्रों का ताना बाना भी यशोधर बाबू के आसपास ही बुना गया है। यशोधर बाबू इस कहानी के प्रमुख पात्र और नायक हैं। परंपरागत पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराने उसूलों और परंपराओं में विश्वास रखते हैं और समय के साथ बदलना नहीं चाहते हैं। जबकि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल जाती है, बालों में खिजाब लगाती है, होठों पर लाली लगाती है, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती है। उसे लगता है विवाह के पश्चात उसे नियमों के ऐसे बंधनों में रखा गया जैसे मानो वो कोई जवान औरत नहीं, बुढ़िया हो। इस कारण भी वो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तन को बहुत जल्दी अपना लेती है। इस कहानी का एक और प्रमुख पात्र है किशनदा। यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष हैं। आदर्श मानते हैं उन्हें। आदर्श मानने के साथ साथ उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। किशनदा ने दफ्तरी जीवन में यशोधर बाबू का मार्गदर्शन किया। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने उनकी सहायता की और गांव से आने वाले ना जाने कितने ही लड़के उनके यहाँ जब तक ठौर ठिकाना नहीं हो जाता था तब तक वो रुक जाते थे। जब किशनदा आए तो किशनदा ने सरल और सादगीपूर्ण जीवन को ही अपने जीवन का आधार बनाया और उन्हीं को लेकर यशोधर बाबू भी आगे चले। उनका
बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है। उसको 1500 रुपये मिलते हैं, जिसे यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। उनको लगता है कि ये उचित नहीं है। भूषण दिखावे की संस्कृति में बहुत विश्वास रखता है, घर में सारी सुख सुविधाएं एकत्रित करता है और पुरानी पीढ़ी द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करता है, बुआ को पैसे देने से मना कर देता है। बच्चों, अब हम यशोधर बाबू की चरित्र की उन विशेषताओं का परिचय प्राप्त करेंगे जो पूरे पाठ में उभर कर आई हैं। जैसे यशोधर बाबू कर्मठ एवं परिश्रमी व्यक्ति हैं। सेक्शन ऑफिसर होने के बावजूद दफ्तर में देर तक काम करते हैं। बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं। ये बात स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनका बेटा उनकी इजाजत लिए बिना ही घर में सोफा सेट खरीद कर लाता है, साइकिल से दफ्तर जाने पर ऐतराज करता है, उन्हें दूध लेने जाने में असुविधा ना हो इसलिए ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है। पत्नी उनकी बात ना मानकर बच्चों के कहे अनुसार चलती है। बेटी विवाह के बंधन में बंधने से इनकार कर देती है और वस्त्रों में उसकी शालीनता नहीं झलकती। इस प्रकार उनका अपने परिवार वालों से तालमेल ना बैठने के कारण वे अपना अधिकतर समय घर से बाहर मंदिर में या सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते बिताते हैं। तीसरा उनका चरित्र है परंपरावादी, क्योंकि यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंपराओं से चिपके हुए हैं, परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आधुनिक समाज में बदलते हुए समीकरणों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पाता है। कुमाऊं संस्कृति में विश्वास रखते हैं। रामलीला के लिए कमरा देते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सभी परंपरागत मूल्यों के अनुसार चलने का प्रयास भी करते हैं। धर्म कर्म में पूर्ण विश्वास है यशोधर बाबू का। संध्या पूजन करना, बिरला मंदिर जाना और जन्यों पुण्यों के लिए सारे कुमायूनों को घर पर बुलाना। इस तरह यशोधर बाबू का जो चरित्र है वो द्वंद्व से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पुराना जिसे वो छोड़ना ही नहीं चाहते और दूसरा नवीन मूल्य जिन्हें वो अपना नहीं पा रहे हैं। दिखावे की संस्कृति में उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यशोधर बाबू का चरित्र पुराने और नवीन के बीच का द्वंद्व है और इस तरीके से वो दोनों ही चीजों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। बच्चों, इस कहानी का एक अन्य पात्र है भूषण, जो कि नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास रखता है और यही कारण है कि वो दिखावा करने के लिए घर में सामान खरीद कर लाता है। कभी फ्रिज लाता है, कभी सोफा लाता है, कभी टीवी लाता है, कभी डबल बेड लाता है, कभी कारपेट बिछवाता है तो कभी पर्दे लगवाता है और साथ में उसमें अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी चाहता है। उसे लगता है कि संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहिए, रिश्तेदारी निभाना तो घाटे का सौदा होता है। त्याग और समर्पण की भावना उसके अंदर नहीं है। एकल परिवार में विश्वास रखता है। पिता द्वारा
कुमायूनों को घर पे आमंत्रित करना और रामलीला के लिए कमरा देना, इन आयोजनों पर होने वाले खर्च और शोर दोनों ही उसे पसंद नहीं हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पात्र उभर कर आए हैं, 2 पीढ़ियों का अंतराल इस कहानी की मूल संवेदना है। एक तरफ यशोधर बाबू हैं, एक तरफ भूषण है। इस कहानी के निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते हुए समय और परिवेश से सामंजस्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा सिल्वर वेडिंग के पात्रों की तरह ही बिखराव होने लगता है। बच्चों, आज का विषय है भारतीय युवा पीढ़ी एवं पाश्चात्य संस्कृति। इस पर हम अपने कुछ विचार रखेंगे। एक फीचर या आलेख का अभ्यास करेंगे। उधड़ी जीन्स की निक्कर, हाथों में सुलगती सिगरेट, बिखरे बेतरतीब बाल, उल्टी टोपी, एक कान में बाली पहने एक युवक, ऊंची एड़ी की सैंडल, आंखों पर रंगीन चश्मा, शरीर को ढांपते कम दिखाते अधिक उत्तेजक वस्त्र पहने एक युवती। यह कोई इंग्लैंड या अमेरिका के युवाओं का वर्णन नहीं है, ये तो आज के भारतीय युवा हैं। जी हाँ, अपने वाले भारतीय युवा पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति में आखंड डूबे तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बिल्कुल अनजान ये हैं आज के युवा, जिन्हें इतना भी मालूम नहीं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहते किसे हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजों एवं स्कूलों में, जहां आज की तथाकथित पीढ़ी शिक्षा प्राप्त कर रही है। 1 और 2 लड़के माइकल जैक्सन तथा मैडोना की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, तो दूसरे कुछ लड़कियां एक पाश्चात्य फिल्म की कहानी पर चर्चा कर रही हैं। एक कोने में एक युवा युगल सबसे बेखबर अपनी ही दुनिया में खोया है, तो कोई कॉरिडोर में युवाओं का एक समूह विदेशों में रोजगार के अवसरों पर गर्मा गर्म बहस कर रहा है। इसी प्रकार एक जाने माने पब्लिक स्कूल में सोच विचार, आचार व्यवहार, खान पान, बातचीत में पाश्चात्य रंग में डूबे काले अंग्रेज विचरण करते दिखाई पड़ते हैं। उनके व्यवहार में धृष्टता की हद तक पहुंचा हुआ खुलापन एवं स्वच्छंदता है। विश्व की प्राचीनतम तथा महानतम सभ्यताओं तथा संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं अहिंसा परमो धर्मा, सत्यमेव जयते, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम आदि सिद्धांत वाक्य। भारतीय संस्कृति ने सदैव स्व से पहले पर को महत्व दिया है। समाज कल्याण के लिए दधीची द्वारा हड्डियां त्याग देना, राजा शिवी द्वारा कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस काट कर चढ़ा देना, कर्ण द्वारा अपने कवच कुंडल दान में दे देना और राजा हरिश्चंद्र द्वारा प्रतिज्ञा पालन के लिए सर्वस्व बलिदान कर देना आदि उदाहरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि तथा महानता के परिचायक रहे हैं। परंतु आज की युवा पीढ़ी इन सबसे अनभिज्ञ है, वह इनके संबंध में जानना ही नहीं चाहती है। भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ तथा महान थी, परंतु आज उसे पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति ज्यादा आकर्षक लगती है। आज की युवा पीढ़ी मानती है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति बात बात पर टोकती है, उपदेश देती है, किसी बूढ़े के समान परंपरावादी और संकीर्ण विचार वाली है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अधिक उदार तथा खुलापन लिए है। उसमें युवाओं की भांति जोश है, चाहे वह संगीत का क्षेत्र हो या नृत्य का, लड़के लड़कियों की मित्रता की बात हो या पहनावे की। इसलिए एक तालाब है, दूसरी बहती नदी। आज के युवाओं की ये सोच जहां उनके अपरिपक्व मस्तिष्क की देन है, वहीं जवानी का जोश भी है, जिसमें होश नहीं होता। फिर चारों ओर समाज में भी भौतिकतावादी मानसिकता पनप रही है। प्रचार तंत्र का विषधर
मन मस्तिष्क में कुंडली मार रहा है, उसका प्रभाव भी इन विचारों पर स्पष्ट प्रकट होता है। आज की शिक्षा व्यवस्था केवल डिग्री डिप्लोमा दिलाती है। मस्तिष्क के विकास के चरित्र के उन्नयन, व्यक्ति के निखार से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आज साक्षर तो बहुत हैं, परंतु ज्ञानवान चिंतक तथा सहृदय विचारवान बहुत कम हैं। आज की शिक्षा मात्र नौकरी पाने का साधन है, श्रेष्ठ मनुष्य बनाने का नहीं। आज भी शिक्षा उसी ढर्रे पर चल रही है जिस पर अंग्रेजों ने उसे चलाया था। आजादी के बाद उसमें जो परिवर्तन होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इसी का परिणाम है कि आज का युवा अपनी जड़ों से कटा हुआ है। वह सब कुछ है, परंतु अहिंसा, त्याग, सत्य, न्याय, दया, प्रेम, करुणा, परोपकार, अतिथि सत्कार से उसे कोई सरोकार नहीं है। माता पिता, गुरु का सम्मान, मानव मात्र के प्रति प्रेम आदि भारतीय सिद्धांतों और आदर्शों, जीवन मूल्यों से वे बिल्कुल अनभिज्ञ है। शिक्षा के स्वरूप के अतिरिक्त वे कौन से अन्य कारण हैं जो आज के युवा को भारतीयता से दूर ले जा रहे हैं? इसमें निस्संदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आज के संचार माध्यम। टेलीविजन, केबल टीवी, वीडियो, पत्र-पत्रिकाएं आदि विभिन्न संचार माध्यमों ने भारतीय समाज में जागरूकता उत्पन्न की है, परंतु उसके मूल से नहीं जोड़ा। इसलिए ये जागरूकता नकारात्मक अधिक साबित हुई, सकारात्मक कम। इन माध्यमों ने पाश्चात्य चकाचौंध से प्रभावित होकर संपूर्ण भारतीय समाज के समक्ष एक अनैतिक तथा उच्छृंखल संस्कृति परोसी है, जो हिंसा, नग्नता और अश्लीलता की चाशनी से सरोबार है। आज घर घर में दूरदर्शन, केबल टीवी की पहुंच ने सामाजिक माहौल को बिगाड़ दिया है। भारतीय श्रेष्ठता का मापदंड था विद्वानों बच्चों, आपको ये अभ्यास प्रश्न करने हैं। आप सभी अपने अभ्यास प्रश्न कर लेंगे और फिर मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।